अरे वाह दोस्तों, कैसी चल रही है जिंदगी। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यकीन मानिए, इतने सालों में मैंने शायद ही कोई ऐसी हॉरर मूवी देखी होगी जिसका कॉन्सेप्ट इतना अनोखा और चौंकाने वाला हो। इस फिल्म की कहानी सिर्फ अच्छी नहीं बल्कि जहन में उतर जाने वाली है, और इसका क्लाइमेक्स तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर आपको अंत तक बांधे रखेगा। कहानी की शुरुआत होती है दो भाई बहन ईशा और थॉमस से। एक दिन अपने घर में ईशा के कपड़े खून से लथपथ मिलते हैं, और वहीं जमीन पर उनके पिता की लाश पड़ी थी जिसे ईशा ने बेदर्दी से मारा था। थॉमस अपनी बहन से कहता है कि उसे यह सब करने की क्या जरूरत थी, पर ईशा का जवाब दिल दहला देने वाला होता है। उसे बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। घर में पड़ी एक पुरानी पारिवारिक तस्वीर जिसमें पूरा परिवार खुश दिख रहा था, अब बस एक दर्दनाक याद थी। ईशा बिना एक पल गंवाए किचन में जाकर खून साफ करने लगती है। तभी आईने में उसे अपने पिता की परछाई दिखती है और वह डर के मारे काम जाती है। उसे पता था कि पुलिस को यह राज ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहेगा, इसलिए उसने थॉमस को गाड़ी में बिठाया और एक अनजानी मंजिल की ओर निकल पड़े। रास्ते में थॉमस ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? ईशा ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, एक ऐसी जगह जहां हमें कोई ढूंढ न पाए। थॉमस गिड़गिड़ाता है कि पिता को मारना सही नहीं था, पर ईशा का जवाब पत्थर जैसा था, तुम जानते हो वो कितने जहरीले थे। वह हम दोनों को मारते पीटते थे और मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखा। थॉमस अपनी बहन की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। उसे लग रहा था कि ईशा ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि इससे बचने के कई और तरीके थे। नाराज होकर थॉमस अचानक गाड़ी से उतरता है और जंगल की ओर भाग जाता है। ईशा उसके पीछे भागती है, पर थॉमस अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है। उसे ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है और तभी जंगल के गहरे सन्नाटे में उसे एक अजीब सी महिला दिखती है। वह एक बैग लिए हुए थी और पलक झपकते ही पेड़ के पीछे गायब हो गई। ईशा हैरान रह जाती है, उस महिला के सिर पर बाल नहीं थे। तभी पीछे से कोई आवाज आती है और जब ईशा पलटती है तो वही महिला उस पर हमला कर देती है। ईशा वहीं बेहोश हो जाती है। ईशा को सपने में एक पुरानी पेंटिंग दिखाई देती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को उसी जंगल में पाती है। अचानक एक तेज रोशनी दिखती है और वह उसकी ओर खिंची चली जाती है। सामने एक चर्च था और उसकी खिड़की पर वही महिला नजर आ रही थी। ईशा अपने भाई को ढूंढने के लिए तुरंत चर्च के अंदर चली जाती है। अंदर उसे वही पेंटिंग दिखती है जो उसने सपने में देखी थी। ऊपर के फ्लोर पर एक और पेंटिंग थी, एक महिला की। ईशा सोच में पड़ जाती है, यह कौन हो सकती है। तभी कुछ नन उसे घेर लेती हैं। उनकी मुखिया सिस्टर मार्गा उनसे पूछती हैं, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? ईशा बताती है कि वह ईशा है और अपने भाई थॉमस को ढूंढ रही है। सिस्टर मार्गा उसे तुरंत थॉमस के पास ले जाती है, जो बाकी बच्चों के साथ एक कमरे में था। ईशा उसे देखकर खुशी से झूम उठती है, पर थॉमस उसे देखकर खुश नहीं होता। वह अब भी मानता था कि पिता को मारकर ईशा ने बहुत बड़ी गलती की है। ईशा उसे समझाती है कि उनके इस राज को किसी को बताना नहीं है, वरना उन्हें अनाथालय से निकाल दिया जाएगा। उसके बाद सिस्टर हेलेना ईशा को उसके कमरे में ले जाती है और कहती है कि सिस्टर मार्गा ने कहा है कि वह जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। अलमारी में कुछ कपड़े भी हैं जिन्हें वह पहन सकती है। ईशा पूछती है, यह कमरा किसका है? सिस्टर बताती है कि यहाँ पहले एक सिस्टर रहती थी और यह उसी का कमरा है। इतना कहकर वह सिस्टर वहां से चली जाती है। इधर थॉमस सोने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसे नींद नहीं आती। उसे बार बार अपने पिता का ही ख्याल आ रहा था। जब वह आंखें खोलता है तो छत की ओर देखता है और वहां एक बड़ा सा छेद था। वह डर जाता है, जैसे कोई उसे देख रहा हो। वह उठकर प्रार्थना करने लगता है। तभी एक बच्चा जो उसके बगल में सो रहा था पूछता है, क्या कर रहे हो? थॉमस बताता है, भगवान की प्रार्थना। लड़का अजीबोगरीब ढंग से कहता है, यहाँ कोई प्रार्थना नहीं करता और तुम्हें भी इसकी कोई जरूरत नहीं। थॉमस यह सुनकर हैरान हो जाता है। वह सोने के लिए वापस लेट जाता है और उसी छेद में हम एक भयानक आकृति को देखते हैं जो थॉमस को घूर रही थी, एक विकराल जीव। इधर ईशा सोने की कोशिश कर रही होती है तो उसे कुछ नन की फुसफुसाहट सुनाई देती है जो उसी के बारे में बात कर रही थी। वे कहती हैं कि नए मेहमान किसी खास वजह से आए हैं और अच्छा हुआ कि उनकी चर्च की मदर ने कुछ खा लिया है,
वरना अगर वह भूखी रहती तो बाहर आ जाती। ईशा यह सब सुनकर हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि वे किस मदर की बात कर रही थी। इसी बीच ईशा और थॉमस के घर पुलिस पहुंच चुकी थी। उन्होंने उनके पिता की लाश ढूंढ ली थी। इंस्पेक्टर छानबीन करता है और पता चलता है कि यह हत्या है। उन्हें एक पारिवारिक तस्वीर मिलती है जिससे वे समझ जाते हैं कि ये दोनों बच्चे ही हत्या करके भागे हैं। पुलिस ईशा और थॉमस को ढूंढने निकल पड़ती है। चर्च में अगली सुबह बच्चों को खाना मिलता है। ईशा और थॉमस साथ बैठे थे। तभी सिस्टर मार्गा आती हैं और पूछती हैं कि उन्हें यहाँ कैसा लग रहा है। वे बताते हैं कि ठीक लग रहा है। ईशा पूछती है, क्या चर्च उन्हें फंड नहीं देता जो वे ऐसा खाना देते हैं? मार्गा बताती है कि कोई चर्च फंडिंग नहीं करता। तभी प्रिंसिपे नाम का एक लड़का थॉमस को छेड़ने लगता है। सिस्टर मार्गा उसे डांटती है और खाने को कहती है। वह उन्हें बताती है कि प्रिंसिपे काफी दिक्कत पैदा कर सकता है क्योंकि वह बड़ा है और उसे अभी तक किसी ने गोद नहीं लिया है। ईशा पूछती है, अगर पैसे नहीं हैं तो अनाथालय कैसे चल रहा है? इस बात पर सिस्टर मार्गा कोई जवाब नहीं देती। बाद में ईशा बर्तन धोने जाती है और वहां एक बच्चे को स्टीरियोस्कोप से खेलते देखती है। जब ईशा उसे लेकर देखती है तो उसमें उसे अपने पिता की आत्मा नजर आती है। वह डर जाती है और तभी एक सिस्टर आकर उसे ले जाती है। ईशा सिस्टर से पूछती है कि क्या वे उसके अनाथालय में ज्यादा रह सकते हैं। सिस्टर कहती है कि जब तक उसका मन करे वह यहाँ रह सकती है। ईशा एक और मदद मांगती है। उसके माता पिता नहीं रहे और वह चाहती है कि उसके भाई थॉमस को एक परिवार मिल जाए, इसलिए वह उसे कोई परिवार ढूंढे ताकि थॉमस को गोद लिया जा सके। उसके बाद सिस्टर रेबेका उसे अनाथालय घुमाती है। ईशा एक खाली कॉरिडोर देखती है जिसके सामने एक हमेशा बंद रहने वाला दरवाजा था। वह पूछती है, वहां कौन रहता है? सिस्टर बताती है कि वहां मदर मीरासुल रहती हैं, जो इस चर्च की सबसे सीनियर महिला हैं। वह बहुत कम बाहर आती हैं और अपने कमरे में ही रहती हैं। कोई उन्हें डिस्टर्ब करने नहीं जाता। इधर बच्चे खेल रहे होते हैं तो प्रिंसिपे के हाथ में एक मास्क होता है। वह खुद को मदर मीरासोल बताता है क्योंकि उसके हिसाब से मदर मीरासोल एक शैतान थी। सारे बच्चे एक राइम गाने लगते हैं कि मदर मीरासोल आएगी और उनका मांस खाएगी। ईशा जब साफ सफाई कर रही होती है तो उसे कई नन की तस्वीरें दिखती हैं और एक शॉर्ट गन भी मिलती है। तभी सिस्टर मार्गा आती हैं और कहती हैं कि वे जंगल में रहते हैं और जंगली जानवर आ सकते हैं, इसलिए उन्होंने यह शॉर्ट गन रखी हुई है। सारे बच्चे नहा रहे होते हैं तो प्रिंसिपे फिर से थॉमस को परेशान करने लगता है। थॉमस पूछता है, आखिर मदर मीरासोल है कौन? प्रिंसिपे कहता है कि उसे मदर मीरासोल से बचकर रहना है। तभी एक नन आती है और उन बच्चों को वहां से भगा देती है। रात को ईशा थॉमस के पास जाती है और कहती है कि उनका राज ही रहना चाहिए, वरना उन्हें इस अनाथालय से निकाल दिया जाएगा। अपने भाई से यह कहकर वह तुरंत अपने कमरे में चली जाती है और जब वह सोने की कोशिश करती है तो उसे अंधेरे में कोई दिखाई देता है। तभी वह उसके सामने आ जाता है और वह देखती है कि वह उसके पिता की आत्मा है। उसकी आंखें खुल जाती हैं क्योंकि यह सिर्फ एक सपना था, यानी उसके पिता की मौत अब भी उसे सता रही थी। अगली सुबह थॉमस ऊपर वाले फ्लोर पर उस महिला की पेंटिंग को देख रहा होता है। तभी उसे एक कमरे से आवाज आती है और वह वहां जाता है। वहां उसे सिस्टर रेजिना दिखती है जिसके बाल नहीं थे। तभी सिस्टर मार्गा आती है और उसे अपने साथ ले जाती है और उसके बाल काट देती है। फिर वह ईशा से कहती है कि जमीन पर जो बाल हैं उन्हें साफ कर दे। ईशा सुनकर उन बालों को साफ करने लगती है। साफ सफाई करने के बाद ईशा जब नीचे जाती है तो उसे वहां किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन तभी उसे ऊपर से कुछ टूटने की आवाज आती है। जब वह ऊपर जाती है तो देखती है कि वहां एक मूर्ति टूटी हुई है जो गलती से एक नन से टूट गई थी। अब सिस्टर मार्गा उससे कहती है कि लिथित की वह एक ही मूर्ति थी और उसने उसे तोड़ दिया है, इसलिए उसे सजा मिलनी चाहिए। सजा के तौर पर वह उसके ऊपर चले। अब वह सिस्टर नंगे पैर ही उस टूटी हुई मूर्ति के ऊपर चलने लगती है, जिसकी वजह से उसके पैर में तिनके गड़ जाते हैं और उसे बहुत दर्द हो रहा था। रात को जब ईशा साफ सफाई कर रही होती है तो एक सिस्टर उसके पास आती है। ईशा उससे पूछती है कि आखिर यह किसकी मूर्ति थी। सिस्टर बताती है कि दरअसल यह लिथित की मूर्ति थी, लेकिन जब एडम ने उसे ठुकरा दिया तो वह बहुत गुस्सा हो गई और उसने अकेले ही अपना रास्ता चुना।
वह दर्शाती है कि महिलाएं कितनी मजबूत हो सकती हैं और उसकी वजह से ही आज यह अनाथालय चल रहा है। ईशा यह सुनकर सोचने लगती है कि आखिर यह जगह इतनी अजीब क्यों है। उसके बाद वह एक किताब लेती है और लिथित के बारे में पढ़ने लगती है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आती है तो वह बाहर चली जाती है। इधर प्रिंसिपे थॉमस को मास्क पहनकर डराता है और उससे कहता है कि वह उसे एक डर दे रहा है। उसे नीचे लॉन्ड्री रूम में जाना है और वहां से महिला के कपड़े उठाकर लाने हैं। अगर वह ऐसा कर पाएगा तो वे मान जाएंगे कि वह बहादुर है और उसे कभी परेशान नहीं करेंगे। यह सुनकर थॉमस तैयार हो जाता है और तुरंत नीचे जाने लगता है। इधर नहाने के बाद जब ईशा बाहर आती है तो वह लिथित की पेंटिंग को देखने लगती है। लेकिन जब वह उसकी आंखों को ध्यान से देखती है तो अचानक से वह आंख ही गायब हो जाती है। यह देखकर वह हैरान हो जाती है और सिस्टर मार्गा को आता हुआ देख वह छुप जाती है। सिस्टर मार्गा नीचे जाती है और दरवाजे से वह एक नवजात शिशु को लेती है। ईशा यह देखकर सोचने लगती है कि आखिर इस अनाथालय में शिशु की क्या जरूरत है। इधर थॉमस जब कपड़े चुराने के लिए नीचे जाता है तो वहां उसे बड़े पंजों वाला हाथ नजर आता है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाता है और अचानक से उसकी मोमबत्ती बुझ जाती है। तभी वह अपने सामने उस भयानक शैतान को देखता है, जिसे देखकर वह डर जाता है। वह जोर से चिल्लाता है और वहां सारी नन आ जाती हैं। वे सभी बच्चों को एक लाइन में खड़ा कर देती हैं और पूछती हैं कि आखिर थॉमस को नीचे भेजने का आइडिया किसका था। प्रिंसिपे कहता है कि यह उसका आइडिया था और सिस्टर मार्गा यह सुनकर कहती है कि अब उसका जाने का समय आ गया है। अगली सुबह ईशा थॉमस के पास जाती है और पूछती है कि आखिर कल रात को उसने वहां क्या देखा था। पर थॉमस उसे कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि वहां कुछ भी नहीं था। इससे हमें पता चलता है कि वह अपनी बहन से अब भी बहुत ज्यादा नाराज था, क्योंकि उसने उनके पिता को जान से मार डाला था। ईशा जब वापस कॉरिडोर में आती है तो वहां पर वह एक नन को देखती है जो एक बच्चे को खिला रही थी। लेकिन दूसरी नन तभी उस दरवाजे को बंद कर देती है। उसके बाद जब वह खाने के लिए कैफेटेरिया में जाती है तो वहां पर सिस्टर मार्गा आती है जो सबको बताती है कि प्रिंसिपे को अब परिवार मिल गया है जो उसे बहुत जल्द गोद लेने आएगा। यह सुनकर वे सभी लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन वहां का एक बच्चा गैब्रियल, जिसकी एक आंख फूटी हुई थी, वह यह सुनकर काफी तनाव में लग रहा था। उसके बाद सिस्टर मार्गा थॉमस को अपने साथ ले जाती है और उससे पूछती है कि कल रात को उसने क्या देखा था। थॉमस उसे बताता है कि उसने एक डरावनी महिला को देखा था जिसके हाथ बहुत लंबे थे और उसकी आंखें चमक रही थीं। यह सुनकर सिस्टर मार्गा उसे बताती है कि दरअसल जिसको उसने देखा वह कोई शैतान नहीं, बल्कि वह एक एंजल है जिसकी वे पूजा करते हैं और वह यहाँ उनके साथ ही रहती है और वह चिंता न करे, वह उसे कोई चोट नहीं पहुंचाएगी। इधर शाम होते ही ईशा उस पेंटिंग के पास जाती है और उसे छूने पर वहां पर एक गुप्त दरवाजा खुलता है जिसके अंदर वह चली जाती है और उस छेद से वह सब कुछ देखने लगती है। प्रिंसिपे को लेने के लिए कुछ नन आती हैं जो उसे बताती हैं कि उसे गोद लेने के लिए परिवार आ गया है और प्रिंसिपे जब उनके साथ जाता है तो वे कहती हैं कि सबसे पहले उसे मदर मिरासोल से मिलना होगा। अब प्रिंसिपे को उनके कमरे के अंदर ले जाया जाता है और वहीं बंद कर दिया जाता है। पर प्रिंसिपे जब मदर मिरासोल के पास जाता है तो वह देखता है कि वह बिस्तर पर लेटी हुई है। लेकिन जब वह चादर हटाता है तो देखता है कि वहां पर कोई मौजूद ही नहीं है। तभी अचानक कोई उसका पैर नीचे से पकड़ लेता है जिससे वह डर जाता है और खिड़की की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी लिथित उसके सामने आ जाती है जो उसे खींचकर अपने साथ ले जाती है। ईशा जब कॉरिडोर में देख रही होती है तो उसे अंदर से कुछ आवाज आती है और जब वह उसकी तरफ जाने लगती है तो पीछे से गैब्रियल आकर उसे पकड़ लेता है और उसे अपने साथ एक गुप्त दरवाजे से बेसमेंट में ले जाता है जहां इशारे में वह उससे कहता है कि वह बिल्कुल चुप रहे। ईशा उससे पूछती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तो गैब्रियल इशारों में उससे कहता है कि वह बिल्कुल भी बोल नहीं सकता, जिसकी वजह से वह उसे कोई बात नहीं बता सकता था। अगली सुबह ईशा थॉमस के पास जाती है और उसे कहती है कि वह उसका भाई है और वह उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। थॉमस उसकी यह बात मान जाता है और उसे स्वीकार कर लेता है। उसके बाद सिस्टर मार्गा वहां पर आती है जो ईशा को अपने साथ ले जाती है, जहां पर वह ईशा को बताती है कि दरअसल उसके बारे में उसे सब कुछ पता है और वह उसे नन की फोटो दिखाती है जिसमें ईशा की माँ भी वहां पर मौजूद थी। ईशा वह फोटो देखकर हैरान हो जाती है और मार्गा उसे बताती है कि दरअसल उसकी जो माँ थी वह यहाँ पर सुपीरियर नन थी।
लेकिन जब इस अनाथालय में ईशा आई तो ईशा को उससे इतना लगाव हो गया कि उसने अनाथालय को छोड़ दिया और वह ईशा को पालपोस कर बड़ा करने लगी। ईशा अपनी माँ के हाथों में खुद को भी देख पाती है और यह देखकर वह हैरान हो जाती है, क्योंकि दरअसल वह भी एक अनाथ ही थी। सिस्टर मार्गा उससे कहती है कि इस अनाथालय में उसको किसी मकसद की वजह से लाया गया था और आज वह दिन आ गया है कि भाग्य उसे वापस इस अनाथालय में ले आया है और जो लिखा है उसे होने से कोई भी नहीं टाल सकता। सिस्टर उसे यह भी बताती है कि दरअसल वे सभी लिथित की प्रार्थना करते हैं और उसके अलावा वे किसी भी भगवान को नहीं मानते। उनके पंथ का नाम लिम है जो लिथित की सेवा करते हैं, क्योंकि लिथित इस दुनिया में आकर सभी औरतों की परेशानी दूर कर देगी। वह अपना कपड़ा हटाती है और दिखाती है कि वह उसकी सर्वोच्च सदस्य है। लेकिन तभी ईशा एक कैंडल होल्डर उठाती है और उसके सर पर वार कर देती है। सिस्टर मार्गा बेहोश हो जाती है और ईशा वहां से भागने लगती है। वह देखती है कि जब आगे से नन आ रही हैं, तो तुरंत उस पेंटिंग के अंदर जाकर छुप जाती है। जब नन वहां पर आती हैं, तो वे मार्गा को बेहोश देखकर हैरान हो जाती हैं और सबको सूचित कर देती हैं। इधर ईशा उस पेंटिंग के अंदर से दूसरे दरवाजे की तरफ जाती है जो सीधा मदर मिरासोल के कमरे में खुलता है। जब वह मदर मिरासोल के ऊपर से चादर हटाती है तो वह देखती है कि वहां पर उसकी लाश पड़ी हुई है। यह देखकर वह हैरान हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन तभी खिड़की के बाहर उसे 2 पुलिस वाले आते हुए नजर आते हैं जो यहाँ पर उसे ढूंढते हुए आए थे। वह खिड़की से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक सिस्टर वहां पर आती है जो उस पर हमला करके उसे बंदी बना लेती है। इधर पुलिस वाले जांच करने के लिए जब अंदर आते हैं तो वे देखते हैं कि उस अनाथालय में सारे लड़के ही मौजूद हैं और वहां पर कोई भी लड़की नहीं थी। तभी वहां पर एक सिस्टर शॉर्ट गन लेकर आती है और एक पुलिस वाले को जान से मार डालती है। यह देखकर दूसरा पुलिस वाला उसको शूट करके मार डालता है। तभी वे सारी नन उसे घेर लेती हैं और उसे भी बंदी बना लेती हैं और उसके बाद वे फैसला करती हैं कि अब लिथित को पुकारने का समय आ गया है। वे सभी मदर मिरासोल के कमरे में चली जाती हैं, जहां उनके बिस्तर के नीचे एक कुआं था जिसके अंदर लिथित रहा करती थी। इधर ईशा और पुलिस ऑफिसर को बांधकर बेसमेंट में रखा गया था। पुलिस वाला ईशा को पहचान जाता है और उससे कहता है कि वह उसे ही ढूंढने आया था। ईशा उसे बताती है कि दरअसल ये लोग एक भयानक पंथ के सदस्य हैं और उन लोगों को यहाँ से तुरंत बाहर निकलना होगा, वरना वे पंथ के सदस्य उन्हें जान से मार डालेंगे। तभी वहां पर नन आती हैं और पुलिस वाले को अपने साथ ले जाती हैं। पर सिस्टर रेबेका ईशा से कहती है कि अगला नंबर उसके भाई का है। वे लोग लिथित को उसे समर्पित करेंगे और लिथित उसका मांस खाएगी। उधर थॉमस को भी वहां पर लाया जाता है और इधर ईशा सोचने लगती है कि आखिर वह अपने भाई को कैसे बचाए। लेकिन तभी वहां पर गैब्रियल आ जाता है जो उसे छुड़ा देता है और ईशा अपने भाई को बचाने के लिए जाती है। लेकिन तभी सिस्टर मार्गा उसके सामने आ जाती है और उस पर गन तान देती है। लेकिन वह ईशा को शूट नहीं करती है और उसे कहती है कि उसको भाग्य यहाँ पर लाया है और वह चाहे कितना भी भागे, वह यहाँ से अपने भाग्य से नहीं भाग सकती। इतना कहकर वह अपने आप को ही शूट करके जान से मार डालती है। ईशा उसकी शॉर्ट गन उठाती है और अपने भाई को बचाने के लिए जाती है और इधर वे नन थॉमस और पुलिस वाले को कुएं में फेंक देती हैं। और वे देखते हैं कि वहां पर लिथित मौजूद है जो एक नन का मांस खा रही है। दरअसल वह जो लिथित थी वह मदर मिरासोल की बॉडी में थी और वह इंसान का मांस खाकर ही जिंदा रहती थी। ऑफिसर थॉमस से कहता है कि वह पीछे जाकर छुप जाए, पर वह एक पत्थर के पीछे जाकर छुप जाता है और लिथित वहां पर आकर ऑफिसर को कच्चा ही निगल जाती है। इधर ईशा गन लेकर आती है और सभी नन को बाहर भेज देती है और उसके बाद वह अंदर जाती है अपने भाई को बचाने के लिए। वह वहां पर पुलिस की लाश को देखकर हैरान हो जाती है और वह अपने भाई से मिलती है और उसे कहती है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा। जब वे दोनों वहां से जाने लगते हैं तो लिथित उन पर हमला कर देती है, लेकिन वे दोनों किसी तरह ऊपर पहुंच जाते हैं और लिथित भी कुएं से बाहर निकलकर उनकी तरफ बढ़ती है उन्हें खाने के लिए। लेकिन तभी थॉमस गन उठाता है और उसके सर पर शूट कर देता है। उसके बाद वे दोनों भाई बहन वहां से जाने लगते हैं, लेकिन थॉमस कहता है कि उन्हें बाकी बच्चों को भी बचाना होगा। पर ईशा उसकी बात मानकर ऊपर जाती है और उससे कहती है कि वह यहीं पर रुके। तभी थॉमस को एक बच्चे के चिल्लाने की आवाज आती है, पर जब वह ऊपर जाता है तो वहां का नजारा देखकर वह हैरान रह जाता है, क्योंकि वह देखता है कि उसकी बहन ने एक बच्चे को काट खाया है।
वह लिथित की पेंटिंग के आगे खड़ी होती है और इससे हम जान पाते हैं कि लिथित की आत्मा अब उसके अंदर आ गई है। तभी वे सारी नन वहां पर आती हैं और उसके सामने उस छोटे बच्चे को रखती हैं और ईशा यह देखकर शैतानी मुस्कान करती है क्योंकि लिथित उसकी बॉडी के अंदर थी और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी इस फिल्म की खौफनाक कहानी। ईशा, जो खुद एक अनाथ थी, जिसे अनाथालय की एक सिस्टर ने पाला और फिर अनाथालय छोड़कर चली गई, उसे यहाँ किसी खास मकसद से लाया गया था। पर किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि ईशा को वापस उस अनाथालय में आना पड़ा और लिथित उसके शरीर में समा गई। उस बच्चे का सेवन करके वह और भी शक्तिशाली बन जाएगी। दरअसल ईशा पहले से ही एक दुष्ट बच्ची थी, तभी उसने अपने पिता को जान से मार डाला था। और यह बात थॉमस को पता थी कि उसकी बहन पर विश्वास करना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए वह उसे कोई बात नहीं बताता था। कैसी लगी आपको यह कहानी? उम्मीद करती हूँ इस बार यह आपको बिल्कुल नई और ड्रामा से भरपूर लगी होगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या सोचना है इस कहानी के बारे में। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि ऐसी ही और कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा।